हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल डी कोड। टीम लीगल डी कोड लेके आई है क्रैश कोर्स, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के वो सारे टॉपिक डील किए जाएंगे जो एनटीए यूजीसी नेट द्वारा कंडक्टेड नेट एग्जाम में आ सकते हैं। ये यूजीसी एनटीए सिलेबस कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड टॉपिक है, जो कि है यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमें और मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर वीडियोज़ एंड हम आगे जाके आपके लिए नेट सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सारी वीडियोज़ बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। सबसे पहले वी विल डील विद कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोजिशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट आपका डील किया गया 79 से 122 एंड स्टेट लेजिस्लेचर डील किया गया 168 से 212। सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट जो कि है 79 में एंड कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ये है आर्टिकल नंबर 168 में, जहाँ पार्लियामेंट के कंपोजिशन में आपके आते हैं प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। वहीं स्टेट लेजिस्लेचर में आते हैं गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहां बाई कैमरलिज्म है, एंड गवर्नर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली जहां पे यूनिकैमरलिज्म है। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा और लोकसभा ये आपका डील किया गया आर्टिकल नंबर 80 एंड 81 में, एंड वहीं कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल डील किया गया 170 एंड 171 में, जहाँ पे राज्यसभा में टोटल नंबर ऑफ मेंबर है आपके 250 एंड लोकसभा में है 550। वहीं लेजिस्लेटिव असेंबली में आपके नंबर ऑफ मेंबर है जो 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन 60 से कम भी नहीं होने चाहिए। और वहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बट 40 से कम नहीं होने चाहिए। क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये आपका दिया हुआ 84 एंड 102 में, एंड वहीं क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ये है 173 एंड 191 में। 102 क्लॉज 1 एंड 191 क्लॉज 1 में डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो करते हैं आपके प्रेसिडेंट, एंड वहीं 102 क्लॉज 2 एंड 191 क्लॉज 2 में डिस्क्वालिफिकेशन करते हैं आपके स्पीकर। ये डील करता है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से, जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। एंड इस आर्टिकल का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया था इन कीहोतो होलोहन वर्सेस जाचिलो, लेकिन यहाँ पे एक पैरा नंबर 7 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड किया गया था। इसी के साथ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी एक ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन का, जिसको जया बच्चन में सुप्रीम कोर्ट ने जया बच्चन को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, द रीजन बीइंग शी वाज होल्डिंग अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नाउ अब अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज सेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट 3 सेशन करती है एक साल में, जो कि होता है बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। ये सेशन समन करने का पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है, जो कि आर्टिकल 85 में पार्लियामेंट के लिए एंड 174 में स्टेट लेजिस्लेचर के लिए बात की गई है। किसी भी सेशन में कभी भी 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, और एक साल में एटलीस्ट पार्लियामेंट 2 बार तो मिलनी ही चाहिए। अगर पार्लियामेंट के सिटिंग को सस्पेंड किया गया है तो वो एडजर्नमेंट होता है, और ये पावर आपका होता है स्पीकर के पास। और वहीं किसी हाउस को डिज़ोल्व किया गया है तो ये होता है आपका जहाँ पे पूरे हाउस के लाइफ की खत्म हो जाती है, यानी कि वो लाइफ खत्म हो जाता है। नाउ नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। 4 तरह के बिल होते हैं, और ये बिल आपके इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इधर इन द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, जहां ऑर्डिनरी बिल आपका इंट्रोड्यूस होता है इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मनी बिल जो कि आर्टिकल नंबर 110 में दिया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, एंड दैट टू विद द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। फाइनेंशियल बिल भी होता है, फाइनेंशियल बिल एक तरह का मनी बिल होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 368 में डील किया गया है। अगर कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ पे अगर पार्लियामेंट के बीच सहमति नहीं बन रही है बिल के पासिंग के रिगार्डिंग, और वो ऑर्डिनरी बिल है, तो वहाँ पे जॉइंट सिटिंग भी हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जा सकता है, जिससे कि ये डेडलॉक को रिजॉल्व किया जाए। ये आर्टिकल 108 में दिया हुआ है। नाउ लास्ट टॉपिक है आपका पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का, वो है प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट। प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट आर्टिकल नंबर 105 और 194 में डील किया गया, जहाँ पे दोनों आर्टिकल के क्लॉज 1 बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, एंड वहीं क्लॉज 2 बात करता है दैट इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर पे किसी प्रकार का लाइबिलिटी फॉल नहीं करेगा अगर वो किसी प्रोसीडिंग में, वोट में या पब्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रिविलेज दिए हुए जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कभी भी इनको कोर्ट प्रोसीडिंग में कॉल नहीं किया जाएगा। ये जजेस का कंडक्ट डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक, वो है जब उनको मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी में रिमूव किया जाएगा।
नेक्स्ट, उनको कंपेल नहीं किया जाता है विटनेस बनने के लिए। एंड राइट टू प्रोहिबिट है किसी भी पब्लिकेशन के रिगार्डिंग, ये प्रोहिबिशन कर सकते हैं हमारे स्पीकर, और इसी प्रोहिबिशन को MSM शर्मा वर्सेस श्री कृष्ण सिन्हा में सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया था ना। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है सेंटर स्टेट रिलेशन, जो कि आर्टिकल 245 से 254 तक डील किया गया है, जहां आर्टिकल 245 और 246 बात करता है जुरिडिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल नंबर 245 डील करता है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, जहां पे पार्लियामेंट पूरे इंडिया और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन के लिए भी लॉ बना सकती है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर हमेशा अपने स्टेट के लिए ही लॉ बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस RMDC में कहा था कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो उनके लॉ का ऑपरेशन स्टेट के बाहर भी हो सकता है, अगर वो टेरिटोरियल नेक्सस को प्रूव कर दे तो। वहीं आर्टिकल नंबर 246 रेड विथ शेड्यूल 7 बात करता है सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन की। तीन लिस्ट दिए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 में। पहला है लिस्ट 1, दूसरा लिस्ट 2 और तीसरा है लिस्ट 3। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट में लॉ बना सकती है हमारी पार्लियामेंट, लिस्ट 2 में हमारी बना सकती है लॉ बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, और लिस्ट 3 में दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांस है जहाँ पे पार्लियामेंट भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में लॉ बना सकती है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन द मैटर एनुमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। ये कौन से मैटर होंगे? जहाँ पे कभी राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास करके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को नेशनल इंपॉर्टेंस का घोषित कर दिया, या फिर अगर नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में है, या फिर 2 या 2 से अधिक स्टेट ने रिक्वेस्ट किया है, या फिर किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, और ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। नाउ अगर इस सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में हम लोग को कोहेरेंस लाना है तो उसके लिए कुछ डॉक्ट्रिन को भी स्टैब्लिश किया गया है। जैसे कि पहला डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे स्टेट लिस्ट में या यूनियन लिस्ट में, उन्हें हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और सभी को मीनिंग दिया जाएगा, ताकि दोनों के दोनों हाउस के पास पावर रहे लॉ बनाने के रिगार्डिंग। अगला है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, जहाँ पे लॉ जो बनाया गया है वो विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द लेजिस्लेचर है, लेकिन गलती से वो दूसरे वाले सब्जेक्ट को टच करेगी। जो लॉ है वो इन रियलिटी उनके कॉम्पिटेंस में है, लेकिन जो वो है वो गलती से इंसिडेंटली टच करिए मैटर आउटसाइड द कॉम्पिटेंस। इस केस में जो लॉ होगा इट शैल नॉट बी वैलिड, वो वैलिड रहेगा। ठीक इसका अपोजिट होता है करेबल लेजिस्लेशन, जहाँ पे लॉ इन रियलिटी या सब्सटेंस वो दूसरे के लॉ को, दूसरे के सब्जेक्ट को ही टच कर रही है। वो कॉम्पिटेंट नहीं लॉ बनाने के लिए, लेकिन वो इंसिडेंटली टच कर रही है अपने मैटर को। यहाँ पे वो लॉ वॉइड या फिर अल्ट्रा वर्ड्स आ जाएगी। किसी भी रेसिडरी सब्जेक्ट के लिए लॉ बनाने की पावर हमारी पार्लियामेंट के पास है, ये 248 में दिया हुआ है। और इन केस ऑफ एनी रिपग्नेंसी, यानी कोई डिस्प्यूट होता है बिटवीन द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है लॉ ऑफ द पार्लियामेंट शैल प्रिवेल, और स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ उस एक्सटेंट तक वॉइड हो जाएगा। With this, we have come to end to our series. Very soon, Legal Decode will be launching MCQ series. अगर आप इंटरेस्टेड है तो डू कमेंट डाउन बिलो। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे सवाल को पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।